डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आज शांति शिक्षा और सतत विकास के अंतर्गत चर्चा करेंगे शांति कौशल पर। शांति कौशल एक ऐसा विषय जो हमें बताता है कि हमें अपने समाज में शांति स्थापित करने के लिए किस प्रकार की स्किल्स और कुशलताएं अपने अंदर उत्पन्न करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का समाज टीवी और फिल्मों के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रदर्शन पर उतारू हो रहा है। हम जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ हिंसक प्रदर्शन हमें दिखाई देते हैं, मारधाड़ दिखाई देती है, लड़ाई झगड़े दिखाई देते हैं। इन सब को दूर करने के लिए शांति शिक्षा और सतत विकास के अंतर्गत शांति कौशल को बालकों के अंदर विकसित करने पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार वह कौशल जो समाज में शांति स्थापित करने हेतु सीखे जाते हैं और प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें शांति कौशल कहा जाता है। यानी कि इस प्रकार के कौशल और इस प्रकार की कुशलताएं जो हमें अपने समाज के प्रति जागरूक बनाती हैं, सतर्क बनाती हैं और मानवता से संबंध स्थापित करने पर बल देती हैं, इस प्रकार की कुशलताओं को शांति कुशलताएं या शांति कौशल कहा जाता है। इसी प्रकार से शांति कौशल व्यक्ति के आत्मचिंतन, विश्लेषण, आत्ममूल्यांकन का वह भाग होते हैं जिनमें नैतिकता व सार्वजनिक हित दिया हुआ होता है। वस्तुतः बात यह है कि हमें अपने विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की स्किल्स विकसित करनी है जिससे वह अपने समाज में रहते हुए मानवता, प्रेम, सह अस्तित्व आदि भावनाओं को विकसित कर सके और समाज में जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर करने पर बल दे सके और एक तरह से समाज का सहारा बने। जो स्किल्स उसने अपने अंदर डेवलप की हैं उनको प्रयोग में लाते हुए हमेशा मानवता को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे। इसी प्रकार शांति कौशल की प्रक्रिया में व्यक्ति के आदर्श स्वरूप, दार्शनिक पक्ष, विश्लेषण क्षमता तथा बौद्धिक योग्यता की बोध क्षमता का प्रकटन होता है तथा जिससे तर्कपूर्ण निर्णय एवं निष्कर्ष परिलक्षित होते हैं। इसी प्रकार से शांति कौशल वह तकनीकी पक्ष है जो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ऐसे निष्कर्ष प्रदान करते हैं जिसमें मानवता का हित समाहित होता है। यहाँ पर इसको एक इस प्रकार से दर्शाया गया है कि यह तकनीकी पक्ष है, यानी कि जहाँ भी हम स्किल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर अपने आप ही एक टेक्निकल वर्ड जुड़ जाता है। स्किल्स व्यक्ति के अंदर ऐसे ही डेवलप नहीं होती, बल्कि यह एक मैकेनिज्म पर आधारित होता है। एक मैकेनिकल वर्ड है कि हम अपने अंदर इस प्रकार के तकनीकी पक्ष उत्पन्न करें जिससे हम समाज में विरोधाभासों को और विसंगतियों को दूर कर सकें। इसी प्रकार से एस.के. दुबे कहते हैं कि शांति कौशल शब्द का श्रवण ही सद्भावना, मानवता, नैतिकता एवं दार्शनिक योग्यता की अवधारणा को प्रकट करता है, क्योंकि शांति कौशल को संपूर्ण सृष्टि के विकास एवं संचालन का आधार माना जाता है। ये प्राचीन काल से ही हमारे देश के अंदर शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और ऋषि मुनि, सूफी संत हुए हैं जिन्होंने अपने स्किल्स के माध्यम से समाज में फैली हुई विभिन्न विसंगतियों को, भेदभावों को, अंधविश्वासों को दूर करने का उच्चतम प्रयास किया है और इस प्रकार के प्रयासों के माध्यम से ही आज भारतीय संस्कृति उच्च स्तर तक पहुंच पाई है। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ी और जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे हैं उनके अंदर शांति कौशल की स्थापना हो, यानी कि उसके अंदर वो तकनीकी पक्ष विकसित हों जिससे वह समाज में रहते हुए शांति स्थापन करने पर बल दे सके।
आगे बढ़ते हैं, शांति कौशल की विशेषताओं की बात करते हैं। शांति कौशल की जो विशेषताएं हैं वह बताती हैं कि किस प्रकार हम बालकों के अंदर और भी ज़्यादा इनको विकसित कर सकें। जैसे शांति कौशल उपयुक्त प्रक्रिया एवं निर्णय पर आधारित होते हैं, यानी कि जब हम शांति कौशल का प्रयोग करते हैं तो इसकी एक विशेषता यह हमारे सामने आती है कि यह या इसके माध्यम से प्रक्रिया एवं निर्णय सार्थक रूप से लिए जा सकते हैं। यही नहीं बल्कि शांति कौशल तर्क संगत एवं तकनीकी कुशलता पर आधारित होते हैं। यही नहीं बल्कि शांति कौशल व्यक्ति के विस्तृत अनुभवों का संगठन एवं वर्तमान परिस्थितियों के मध्य समन्वय स्थापित करने की योग्यता है। यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसको दृष्टि करें कि विस्तृत अनुभवों का संगठन, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं वह समाज में रहते हैं, समाज की क्रियाओं को देखते हैं, उनमें भाग लेते हैं, सामाजिक गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़ करके रहते हैं और जब वह समाज से मिल करके रहते हैं, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं तो उनके अनुभवों में वृद्धि होती चली जाती है। और जब वह किसी समस्या का सामना करते हैं तो उन पूर्व अनुभवों का जो उनके पास विस्तृत संगठन होता है और जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं जिनसे वे दो चार हो रहे हैं या जिस प्रकार की परिस्थितियां उनके सामने आई हैं, जिन्होंने समस्या उत्पन्न की है, तो वो दोनों मिलकर के शांति कौशल को बनाए रखने में सहयोग करती हैं और समाज में समन्वय स्थापित करती हैं। इसी प्रकार से शांति कौशल में विश्लेषण एवं संश्लेषण का तकनीकी पक्ष भी निहित होता है। इसके अलावा शांति कौशल की प्रमुख विशेषता यह भी है कि इनका वैध एवं विश्वसनीय होना है, यानी कि ये शांति कौशल हैं ये विश्वसनीय होती हैं और वैध भी होती हैं। इसी तरह से शांति कौशल व्यक्ति की तार्किक योग्यताओं, कुशल संचार क्षमताओं, स्वतंत्र चिंतन योग्यताओं पर आधारित होती हैं। इसके अलावा शांति कौशल विश्लेषणात्मक एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से समस्या का तत्कालिक समाधान प्रकट करती हैं। शांति कौशल व्यक्ति के ज्ञान, बोध एवं क्रिया का व्यवहारिक रूप अभिव्यक्त करती हैं। यही नहीं बल्कि शांति कौशल विचार क्षमता व निष्कर्षों से लाभ उठाने की योग्यता मानी जाती है। शांति कौशल पूर्वाग्रह, तनाव, अंतर्द्वंद एवं संघर्षों से संरक्षण की योग्यता मानी जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि शांति कौशल यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ये स्किल्स उत्पन्न हो जाती हैं उसके अंदर एक तरह से आत्मविश्वास, अदम्य साहस और सामाजिक परिस्थितियों से या विसंगतियों से लड़ने की एक ताकत अपने आप ही आ जाती है और वह इस प्रकार कोशिश करता है कि समाज से समस्त बुराइयों को दूर कर सके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं कि जो शांति कौशल के जो मुख्य आधार तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो शांति कौशल का प्रमुख आधार यहाँ पर शिक्षा मानी जाती है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति बनाने में और मानव को मानव बनाने में और मनुष्य में मनुष्यता उत्पन्न करने में कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। तो यहाँ पर शांति कौशल का प्रमुख आधार शिक्षा मानी जाती है, क्योंकि शिक्षा जो है वह व्यक्तित्व के और व्यवहार के हर पक्ष को बदलने पर, उसके परिमार्जन करने पर बल देती हैं। किसी प्रकार की कोई स्किल अगर बालक के अंदर विकसित करनी है तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण माध्यम या साधन के रूप में हमारे सामने आता है और इसी के माध्यम से हम जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं या व्यक्तिगत समस्याएं हैं या इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, हम अपने इन कौशलों की सहायता से उसका समाधान कर सकते हैं। यहाँ पर एक कथन कार्ल रोजर्स का आता है कि व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमताएं होती हैं, यानी कि व्यक्ति के अंदर इतनी अदम्य शक्तियाँ होती हैं, इतनी क्षमताएं होती हैं कि वह अपनी समस्त समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकता है। तो ये कौशल, ये शांति कौशल इसी बात पर बल देती हैं कि व्यक्ति अपनी उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन समस्त कौशलों का प्रयोग करते हुए समाज में स्थायित्व बनाने का
और एकात्मकता बनाने का प्रयास करे। इसी प्रकार से शांति कौशल सामाजिकता पर आधारित होती हैं। यही नहीं बल्कि शांति कौशल का एक आधार बालकों का सर्वांगीण विकास भी है, यानी कि शांति कौशल जो हैं ये सर्वांगीण विकास पर बल देती हैं। यही नहीं बल्कि शांति कौशल विस्तृत चिंतन मनन एवं विश्लेषण क्षमता पर आधारित होती हैं। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम किसी भी समस्या का समाधान करते हैं तो उसमें शांति कौशल व्यवहारिक और वास्तविक आधार पर हमारे सामने मौजूद होती है, या दूसरी तरह समझ लीजिए कि हम व्यवहारिक ढंगों से और वास्तविकताओं पर आधारित मान करके उन समस्याओं का समाधान करते हैं। ये शांति कौशल का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है कि हम जब तक सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, जब तक कि हम व्यवहारिकताओं को ना समझें और वास्तविक या ज़मीनी हकीकत को ना समझ लें। इसी प्रकार से शांति कौशल व्यक्ति की गरिमा एवं उसके कार्यों की उपयोगिता पर आधारित होती है। यानी कि यहाँ पर समझिएगा, दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। एक तो यह है कि व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति जो समाज में रह रहा है वह समाज के प्रति अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, चाहे वह किसी भी रूप में करता हो, और जब वह दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो वह दूसरा व्यक्ति उसकी गरिमा का सम्मान करे। जो हर व्यक्ति का अपना एक वजूद होता है, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, तो उस गरिमा का ध्यान रखते हुए इन शांति कौशलों का प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ जो उसके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उनकी उपयोगिता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये शांति कौशल के आधार तत्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से शांति कौशलों का एक आधार कुशलता एवं अनुभव भी है। यहाँ पर देखिएगा कि जो कुशलताएं हैं और जो अनुभव हैं ये व्यक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। व्यक्ति जब निरंतर प्रयास करता है तो उसके अंदर स्किल डेवलप होती हैं। वो स्किल जो तकनीकी पक्ष पर आधारित होती हैं, वह एक तरह से मान लीजिएगा कि व्यक्ति अपने आप को हमेशा ट्रेंड करने का प्रयास करता है। जब वह ट्रेंड करता है किसी भी क्रिया में तो उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं और साथ साथ उसके अनुभव में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर शांति कौशल का एक प्रमुख आधार कुशलताएं और अनुभव भी लिए जाते हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि शांति कौशल में संवेगात्मक स्थिरता निहित होती है। संवेगात्मक स्थिरता यानी कि सामाजिक समस्याओं का समाधान वही व्यक्ति सफलतापूर्वक कर सकता है जो संवेगात्मक रूप से स्थिर हो। ऐसे व्यक्ति जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, ऐसे व्यक्ति सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते। तो यहाँ पर वही व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं जो सामाजिक क्रियाओं को समझे, सामाजिक गतिविधियों को समझे, समाज को जाने और समाज की संस्कृतियों से जो परिचित हों, वही समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर शांति कौशल का एक आधार तत्व व्यक्ति का संवेगात्मक स्थिरता लिए हुए होता है। इसी प्रकार से शांति कौशल समाज की सद्भावना और नैतिकता पर आधारित होती हैं। यानी कि समाज के अंदर जो सद्भावना है वह शांति कौशल का एक आधार और साथ साथ समाज की जो नैतिकताएं हैं वो शांति कौशल का प्रमुख आधार मानी जाती हैं। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, लास्ट बिंदु पर आते हैं कि हम किस प्रकार से बालकों के अंदर शांति अभिवृत्तियाँ उत्पन्न करें, एक एटीट्यूड ऐसा बनाएं कि वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और या उत्तरदायित्व को समझ सके। वह किस प्रकार का होना चाहिए, हमें बालकों को किस प्रकार से तैयार करना है जिससे समाज में शांति की स्थापना हो और साथ साथ समाज का सतत विकास होता रहे। व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा हो, उसकी अभिव्यक्तियाँ कैसी हों, कुछ बिंदुओं के आधार पर इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर पहली चीज़ दी गई है कि हिंसा एवं संघर्ष के प्रति विरोध स्वर उत्पन्न करना, यानी कि व्यक्ति के अंदर साहस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए और परिस्थितियों को समझने की शक्ति या क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। वह जब भी
समाज में उत्पन्न हिंसा और संघर्ष के प्रति अपने स्वर को खड़ा कर सकता है। जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ पर विरोधी स्वर उठाना या एक विद्रोह की भावना उत्पन्न करना एक सकारात्मकता के रूप में लिया जाता है। ये हिंसा किसी प्रकार की हो वह समाज के अंदर अमाननीय होती है। कि जब किसी पर जुल्म किया जाता है या कोई अपनी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग दूसरे व्यक्ति को या कमज़ोर व्यक्तियों को दबाने के लिए करता है तो ज़रूरी है कि उसके प्रति साहस दिखाया जाए, उसके विपरीत खड़ा हुआ जाए और जो विरोधी स्वर हैं उनको दबाने का प्रयास किया जाए। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि जो विश्व है वो किस प्रकार से युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है। वह कभी देशों की सीमाओं के ऊपर झगड़ा होता है, कभी अपनी प्रभुता की रक्षा के लिए संघर्ष होता है। तो इसी प्रकार के जो संघर्ष हैं उनके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि वैश्विक युद्धों के प्रति नकारात्मक विचार प्रकट करना, यानी कि जब वैश्विक स्तर पर या भूमंडलीकरण के स्तर पर जब इस प्रकार के संघर्ष उत्पन्न हो तो उनके प्रति आपका जो रवैया होना चाहिए, जो आपके विचार होने चाहिए वो नकारात्मक हो उस संघर्ष के प्रति, उस युद्ध के प्रति जो कि मानवता में विध्वंस फैलाते हैं या मानवीय जनजीवन को हानि पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बोध भावना का विकास करना। यहाँ पर जरूरी है कि विश्व को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझ उत्पन्न की जाए, एक सामाजिक संज्ञान की योग्यता उत्पन्न की जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो या वैश्विक आधार हैं उनको समझा जा सके। और साथ साथ हिंसात्मक विचारों का मानवीय हित हेतु प्रयोग करना, ये भी एक प्रकार से अभिव्यक्ति की ओर संकेत करता है। यही नहीं बल्कि दूसरे प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि जो भी प्राणी हैं चाहे वो पशु हों चाहे मनुष्य हों, उनके प्रति संवेदना और सामाजिक समझ विकसित करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं बल्कि व्यक्ति की अपनी भाषा शैली, शब्द प्रवाह, संप्रेषण कौशल से युक्त विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करना, यानी कि भाषा शैली इस प्रकार की हो कि वह दूसरे व्यक्तियों पर प्रभाव डाले। इसी प्रकार से शब्दों का प्रभाव और जो संप्रेषण स्किल्स है, कौशल हैं, उनसे वो इस प्रकार की हों कि दूसरे व्यक्ति को वो मुतमईन करें और साथ साथ जो समस्या है उनको सार्थक ढंग से दूसरे व्यक्ति के सामने रखा जा सके। इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ व्यक्ति के अंदर विकसित हों। यही नहीं बल्कि सह अस्तित्व की भावना का भी विकास करने पर बल देना। इसके अलावा पूर्वाग्रहों एवं विरोधाभासी क्रियाओं का शोधन करने पर बल देना, इस प्रकार की अभिव्यक्ति बालकों के अंदर विकसित करना। यही नहीं बल्कि पर संस्कृति का सम्मान करना, यानी कि जो दूसरी संस्कृति के लोग हैं उसकी संस्कृति का सम्मान करना, उनके वजूद का सम्मान करना, उनकी गरिमा का सम्मान करना, उनकी आस्थाओं का सम्मान करना और सहनशीलता अपने अंदर विकसित करना और असमानता के विचारों एवं क्रियाकलापों का विरोध करना। जो असमानता संबंधी विचार हैं, जो भेदभावपूर्ण विचार हैं, जो सामाजिक वैमनस्यता फैलाने वाले विचार हैं, उन विचारों को दूर करना, उनका विरोध करना, उनके विरुद्ध खड़ा होना तथा समानता स्थापित करने पर बल देना। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि शांति जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो बालकों के अंदर विकसित करने पर बल दिया जाना चाहिए। और ये केवल एक तरह से अभिव्यक्तियाँ ही नहीं हैं बल्कि शांति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी है, एक तरह से व्यक्ति की सार्थक सोच भी है और साथ साथ व्यक्ति की अभिव्यक्तियों की रूपरेखा भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज मैं अपने इस लेक्चर को पूरा करता हूँ। अगले लेक्चर की तरफ को बढ़ेंगे जिसमें व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया जाएगा। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।